नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो ले आया हूं चीमा साहब का वीडियो है। तारड़ सेज व्हाई इटली डिडंट इनवाइट पाक एट G7। जी हाँ, ये बड़ा सवाल आजकल पाकिस्तानी एनालिस्ट और ये पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान क्यों G7 में इनवाइटेड नहीं है। अरे भाई, तो पाकिस्तान के कर्म ऐसे होंगे, काम ऐसे होंगे, तब तो उन्हें इन्वाइट किया जाएगा। और पाकिस्तान का काम है भीख मांगने का। भिखमंगों को G7 में कौन इन्वाइट करेगा भला, आप बताइए। तो तारण साहब इस पर शायद कुछ बातचीत कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। ताड़ साहब, इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा इवेंट है वो इटली में हो रहा है, G7। और ये ताड़ साहब जरा इस पे कमेंट करें कि G7 ने हर मुल्क को ग्लोबल साउथ से बुलाया है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को तो मुंह ही नहीं ना लगाया, उन्होंने कीनिया को भी बुलाया। शायद हम उन मुल्कों को कुछ समझते ना हो ताड़ साहब, उन्होंने उनको भी बुला लिया एज ए ऑब्जर्वर। शायद हम चाइना ब्लॉक में चले गए हैं इस वजह से ताड़ साहब। और दूसरा बताएं कि नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। और तार साहब, आपके जो लीडर हैं जो बाइडेन साहब, वो उधर कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। अमेरिका में क्या ऑब्जर्वेशन है? अभी तो 6 महीने पड़े इलेक्शन में, क्या कोई ऐसा अदारा है जिसमें सियासतदानों को चेक किया जाता है कि ये इलेक्शन लड़ने के काबिल है या नहीं? क्योंकि उनके बारे में बड़ी बातें आ रही हैं, आप बड़े क्रिटिकल रहते हैं उनके बारे में, जरा उसके बारे में भी हमें बताएं। और जरा इसको जरा बताएं कि ये G7 कैसे और मल्टीलैटरलिज्म का एक बड़ा प्लेटफॉर्म इमर्ज हुआ है, कैसे देखते हैं सर इसको? अब इस पर साजिद तारड़ साहब क्या कह रहे हैं उसके पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर है G7 में मोदी जी कहां खड़े हैं। आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इसमें पोप आगे खड़े हैं, जो वेटिकन सिटी में रहते हैं, वो आए हैं G7 में। और जो पीएम मोदी हैं वो बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं। आप इस बात को समझिए, बहुत बड़ा संदेश है ये बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया को। पीएम मोदी सेंटर में खड़े हैं, यानी कि भारत जो है वो दुनिया का सेंटर है। और अगला पूरा डिकेड, मुझे लग रहा है डिकेड क्या, बहुत कुछ चीजें हैं जो भारत में होनी है और भारत के लिए होनी है। ये तस्वीर बहुत बड़ा सिंबल है कि भारत की पोजीशन अभी क्या है और भारत कितना पावरफुल हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीमा साहब, G7 पे मैं बात करना चाहूंगा। पहले तो करेक्शन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान किस ब्लॉक में है। पाकिस्तान उसी ब्लॉक में जहां था, और उस ब्लॉक का नाम है डॉलर ब्लॉक। जहां से पैसे मिल जाए हम उस ब्लॉक में होते हैं। इसमें हमारा चाइना के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुर्शिद पाक ने बिल्कुल सील कर दिया था, सी पैक को बंद कर दिया था, प्लेट में रख के हर चीज अमेरिका को दी थी। तो हमारा ब्लॉक डॉलर ब्लॉक है, हमारा कोई ब्लॉक दूसरा नहीं है। एक तो ये तस्वीर है, और बाकी ये बात ठीक है। इस वक्त हम दोनों साइडों पे जा रहे हैं। चाइना गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि शायद वहां से कोई अच्छी बिड आ जाए। अब बिडिंग हो रही है आजकल, क्योंकि जब से भारत के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप थोड़े खराब हुए हैं, हम बिडिंग करा रहे हैं। चाइना अच्छे पैसे दे देगा तो वहां चले जाएंगे, IMF अच्छे पैसे दे देगा तो उनके साथ चले जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने दर हकीकत डॉलर ब्लॉक के लोगों को शायद फासले पर रखा। यही शायद वजह है कि G7 ने हमें नहीं बुलाया। अब इसमें इस दफा कई चीजें मुतनाजा हो रही हैं यूरोप के हवाले से। जॉर्जियो मेलानी एक हीरो बन के सामने राइज कर रही हैं वो। हालांकि वो खुद फार राइट, अपने एक छोटी सी पार्टी है इटली की, फार राइट वहां से आई है। लेकिन अमेजिंग चीज मैं यहाँ जो देखने में मिल रही है, मैं अभी तफसील में इसमें आता हूँ कि इस वक्त G7 क्या कर रहा है, वहां पे किन चीजों पे बात हो रही है। इस वक्त वहां देखा जाए तो ना सिर्फ मोदी साहब है वहां पे, इस वक्त यूलांस्की जो इस वक्त यूक्रेन के जो है सदर, वो भी वहां मौजूद है। जाहिर है वो पैसे लेने आए हैं और पैसे दे रहे हैं उनको। जॉर्जियो मेलानी ने इसी ओपनिंग स्टेटमेंट इस G7 में ही $50 बिलियन का पैकेज का ऐलान किया है। यहाँ ये जरूर बताऊंगा कि इस वक्त यूरोप के अंदर ज्यादातर सवाए यूके के सारी जो कंट्रीज है वहां पे फार राइट पार्टियां आगे आ रही हैं, जिनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग यूक्रेन से बेजार हैं। यूक्रेन में पैसा जा रहा है और वो करप्शन के साथ वहां से निकल के लंदन और दुबई जा रहा है। सारे लोगों को पता है, कोई नई बात इसमें नहीं है। उसमें इन्फ्लेशन से लोग बेजार हैं यूरोप के अंदर। फिर उसके बाद
जो एक फ्लड ऑफ इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन ब्रोकन सिस्टम, उससे लोग बेजार हैं। आपने देखा होगा कि उस पे डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऋषि सुनक ने भी रवांडा का पैकेज दिया उनको कि यहाँ से बाहर रखे जाएंगे। इटली भी इसी तरह के पैकेज बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन वजूहात की वजह से जो लेफ्ट साइड है वहां पे वो कमजोर हो गया है, बल्कि ऑलमोस्ट चेंजेस आ रहे हैं सारे यूरोप के अंदर। इस चेंज के बावजूद $50 बिलियन का पैकेज यूक्रेन को देना कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ, उसके लिए अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए ये जरूर कहा गया है कि ये रशिया के पैसे जो हमने फ्रीज किए थे उनमें से दे रहे हैं, बल्कि जोर्जियो मेलोनी ने कहा है उन पैसे जो रशिया के पैसे फ्रीज किए उसके इंटरेस्ट से ये पैसे दिए जा रहे हैं। साथ दूसरी तरफ से जो इस वक्त पुतिन है उन्होंने थ्रेट भी कर दिया, उन्होंने कहा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो गए जो आप कर रहे हैं, ये हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल जो कर रहे हैं इस पे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। अब इस पे कुछ चीजें जो इस वक्त वहां पे हुई हैं उन पे बात करते हैं चीमा साहब। एक तो इसके जो 5 G7 के जो 5 चीजें डिस्कस की जा रही हैं, एक तो ये रशिया के फ्रोजन एसेट्स के बारे में, फूड सेफ्टी के बारे में, गाजा वार, COP 29 नवंबर के अंदर हो रही है एनवायरनमेंट के बारे में, उस पे उसका फ्रेमवर्क, और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑल, ये 5 इनके मेन एरियाज ऑफ डिस्कशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसका हिस्सा है। मोदी साहब को आउटरीच समिट के लिए बुलाया गया है। बाइलैटरल कल तक उनकी 3 मुलाकातें हुई थी, ऋषि सुनक के साथ मुलाकात थी, मैक्रोन के साथ मुलाकात थी और यूलेंस्की से भी मिले थे। मोदी साहब का ये 5वां जो G7 का जो है वो 5वीं दफा वो आके इसमें शामिल हो रहे हैं। कल आज की अभी रिसेंट 1 मिनट पहले की कल तक वो ही वाज ऑन अ डिस्टेंस फ्रॉम ट्रूडो के साथ उनकी जो मुलाकात थी वाज नॉट पार्ट ऑफ द शेड्यूल, लेकिन उससे भी अभी मैंने जो चेक किया 5 मिनट पहले तो उनसे भी उनका शेक हैंड हुआ है। जिससे शेक हैंड नहीं हुआ वो हमारे बाबा जी हैं जो बाइडेन साहब। बहाना ये किया गया है कि वो उनका जो स्केड्यूल उनका जो है वो डिफरेंट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्केड्यूल है। हालांकि बाबा जी को कहीं टीके टूके लगा रहे होंगे साइड पे खड़े होकर, क्योंकि उन्होंने जो ड्रामे कई किए हैं वो मैं बताना चाहूंगा आपको। पहले तो जाते ही उन्होंने जॉर्जियो मेलोनी को सलूट ठोक दिया जाते ही सबसे पहले, हालांकि उसको शेक हैंड करना चाहिए था ये जिस तरह भी। फिर वहां से निकले हैं और फिर जाते ही उन्होंने यूलेस्की जो यूक्रेन के, फिर दूसरा सलूट उन्होंने उसको ठोका है। फिर तीसरा उन्होंने ड्रामा जो किया है कि मुलाकात। मतलब एक चीज़ तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि भाई इतने बुजुर्ग आदमी को यूएसए का प्रेसिडेंट क्यों बनाया। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि बुजुर्ग आदमी, अरे भाई वो रिटायर हो चुके हैं, उनको रहने दीजिए, अब शांति से अपना जीवन जीने दीजिए। अब उस बुढ़ापे का असर दिख रहा है उन पर। एक देखा मैंने कि वो पता नहीं कहाँ चलने लगे तो जॉर्जियो मेलोनी गई और उनको लेकर आई वापस, वो कहीं और ही निकल दिए, कहीं और हाथ हिला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। देखा मैंने, शायद मोदी जी के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, उसका भी कुछ वीडियो आया है। लेकिन जो एक मजबूत अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो एक इमेज है, वो इमेज जो बाइडेन से नहीं साबित हुई, और मुझे लगता है कि बहुत कमज़ोर प्रेसिडेंट साबित हुए हैं। फैसले सही से नहीं ले रहे हैं, पब्लिक अपीयरेंस जो है वो सही नहीं है, बॉडी लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है, मतलब पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, किस दुनिया में खो जाते हैं। उम्र का भी असर है इसमें, की बात नहीं। मुलाकात के अंदर जब बैठ के बातें होती डिप्लोमेसी पे, तो बाबा जी जाहिर ओवरडोज हैं, टीके लगे हैं उनको, वो सो गए हैं। फिर यूक्रेन के जो यूलेस्की उन्होंने जाके उठाया, चाचा जी हाँ, आपने अभी हमें पैसों का चेक साइन करना है, प्लीज सोए ना आप। तो उन्होंने उठाया बल्कि जाके। फिर अगला जो ड्रामा उन्होंने ये किया कि सारे जो G7 के 5-6 लोग जो ऊपर से छलांगे मार के लोग आ रहे थे झंडों के साथ, वो सारे एक साइड पे खड़े थे। बाबा जी को पता नहीं पेशाब आ गया या क्या, वो साइड पे खेतों की तरफ चलना शुरू हो गए। तो वो एक खातून जो मेरे ख्याल जॉर्जियो मेलोनी थी, उन्होंने कहा चाचा जी आप इधर आ जाएं प्लीज, आप कहाँ जा रहे हैं, आगे कुत्ते बंधे हुए। लेकिन ये कि अमेरिका को पता है इस वक्त कि बाबा जी जो है उनको उठा के ले जाया जाता है, तो पकड़ के ले जाया जाता है वापस। हुकूमत इस वक्त ओबामा साहब चला रहे हैं पिछले 12 साल से। 12 साल से ओबामा इस वक्त अमेरिका में बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह जॉर्ज होता था, जिस तरह किंग होते हैं, वो ही इज रनिंग द गवर्नमेंट। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को भी बिल्कुल घेरा डाल दिया है, उसके अंदर एक्टिविस्ट सारे डाल दिए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, पेंटागन के अंदर, FBI के अंदर, CIA के अंदर, सारे जो एक्टिविस्ट थे, सोशलिस्ट माइंडेड जो लोग थे, उनको प्लांट उन्होंने कर दिया है। मैं मुसलसल इस बात को कहता हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत भी जाते हैं अमेरिका को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से ओबामा का जो ड्रीम था कि इस कंट्री को
शुरू करना है। कौम को बता दिया गया है कि वर्ल्ड अमेरिका इज रेसिस्ट, इसका झंडा रेसिस्ट है, इसका एंथम रेसिस्ट है, वर्ल्ड व्हाइट हाउस इज रेसिस्ट, व्हाइट अमेरिका इज द रेसिस्ट प्लेस ऑन द प्लेनेट। ये बता दिया गया है उनको और वो इस पे बिलीव करते हैं। तो दूसरा, आज जो सबसे बड़ी बात ये थी कि आज जर्मनी के जो चांसलर शुल्ज हैं उनकी बर्थडे थी, उसको सेलिब्रेट वहां किया गया, गाने गाए गए हैं, केक तो उन्होंने नहीं काटा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज डोनाल्ड ट्रंप साहब की बर्थडे है आज। तो काश आज ही प्रेसिडेंट होते तो फिर आज G7 के अंदर कोई और रंगीन किस्म की चीजें होती। लेकिन चीमा साहब, आप पाकिस्तान की बात की है, आज जो दो चार चीजें G7 के हवाले से, G7 के टक्कर की जो बातें हैं वो यही हैं कि एक नए चट्ठा साहब आ गए हैं। जो मैंने आपको कहा था कि आपके कंट्री के अंदर चट्ठा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, जटों की सब कास्ट है वेरी स्ट्रॉन्ग। फरासत चट्ठा साहब हैं, उन्होंने वादा माफ गुआ बन गए हैं अपने जो मूनसलाई के खिलाफ, और उनके खिलाफ जो आज उन्होंने रेड वारंट इशू कर दिया गया है इंटरपोल का, लेकिन उसके पीछे 1 अरब रुपया, फरासत चट्ठा साहब हैं, उन्होंने कहा मैंने 1 अरब रुपया इनके अकाउंट में जमा करा है, 1 अरब रुपया। और जो मनी हैंडलर था उसका नाम और उसका शनाख्ती कार्ड भी दे दिया है। लेकिन मैं ये आपको आज बावर कराऊंगा कि इसका होगा कुछ नहीं। आपको बार बार इशारे आते हैं, ऊपर से इशारे आते हैं, नीचे से इशारे आते हैं। दुख वाली बात है कि इसका होगा कुछ नहीं। 1 अरब रुपया फरासत चट्ठा एक बंदा उनका है, जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वादा माफ गुआ बना है, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कुछ नहीं होगा इसका, क्योंकि आप तबाह होना चाहते हैं, तबाही आपका मुकद्दर बन चुकी है, और आप बिल्कुल बचने की कोशिश करनी है। आपके पास जितने केसेस हों, कल बल्कि एक और सबसे बड़ी बात जो मैं G7 के हवाले से इसके टक्कर की बात बताना चाहूंगा, आपके कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे थे और डान के एक जर्नलिस्ट ने उठ के जो क्वेश्चन किया है, आपके सिस्टम के मुंह पे उन्होंने थप्पड़ों की बारिश की। उन्होंने कहा आपने एक 45,000 बंदा जिसकी तनख्वाह है और उसका सिम कार्ड आपने बंद कर दिया है, और आपके पास दुबई के लिस्टें आ चुकी हैं जर्नैलों की और जजों की और सब की, और मोहसिन नकवी साहब का नाम लिया उन्होंने किन की प्रॉपर्टियां हैं, और आपको शटअप कॉल भी दे दी गई है कि आपने इनको नहीं छेड़ा। नंगा कर दिया सिस्टम उन्होंने कैमरों के ऊपर, वायरल हो चुकी है सारा कुछ ही मसला। आपको फिर G7 क्यों बुलाया? डू यू डिजर्व टू कम टू G7 इन सर्कमस्टांसेस में? और वो आपका जो फेडरल मिनिस्टर आपने बाहर से वो फाइनेंस मिनिस्टर इंपोर्ट किया है, अल्टीमेटली वो तो कैरी ऑन बैग के साथ आया है, उसके पास कहां से जवाब आए? उसके पास कोई जवाब नहीं। आफरीन है उस दान के जर्नलिस्ट की जिसने कल पूरे कौम को सारी दुनिया के सामने कपड़े उतार के उसने साइड में कर दिया। इन सर्कमस्टांसेस की वजह से चीमा साहब आप G7 में नहीं है आज, इस सर्कमस्टांसेस, और चट्ठों की वजह से नहीं है। चट्ठे, वो पहला जो चट्ठा था उसके भी ताने बाने मुंह सलाई से मिलते थे। आज भी फरासत चट्ठा है जो आपका दोबारा वादा माफ हुआ। तो ये इसका जवाब है, और मुझे पता है जो हमारे ये आज नई चीजें नहीं, 76 साल से ये चट्ठस्तान आपने बना दिया है। आज मुर्शद पाक ने बयान दिया है, एक तो अपने बयान से वो मुकर गए, उन्होंने कहा हमने तो, चीमा साहब उन्होंने स्टेटमेंट दी है, खान साहब ने, उन्होंने कहा हमने तो करनी नहीं थी किसी से बातचीत। उन्होंने कहा और दूसरा वो पठान बाबा साडा है, वो अपनी मर्जी कर ले जितना गल करनी। आज जो उन्होंने खास कर बात की है जो चीमा साहब, एक दूसरा तमाचा है आपकी जुडिशरी के मुंह पर। उन्होंने कहा पीटीआई के जजों को कहते हैं को निशाना बनाया जाए। पीटीआई के जज अलग हैं, नून लीग के अलग हैं, पीपल्स पार्टी के जज अलग हैं। ये जुडिशरी के हालात। उन्होंने कहा मैं सलाम पेश करता हूं पीटीआई के जजों। वाह वाह, ये एक्सप्रेस की न्यूज है आज। उन्होंने कहा पीटी, चले, मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तान इनके मुताबिक क्यों नहीं गया। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी वजह है जो पाकिस्तान ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर नहीं है, जैसे G20 में नहीं है, G7 में नहीं है। क्यों नहीं बुलाया जाता उसे मैं बताता हूँ। आपका देश करप्शन में भयानक करप्ट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, फौज का कंट्रोल है, डमी डेमोक्रेसी है, आपस में मारकाट मची है, देश को लूटने वाले वही हैं जो देश पर कंट्रोल कर रहे हैं, आम जनता पर कोई ध्यान नहीं, आम जनता मरी जा रही है, आटे के लाइनों में है। ये बड़ी वजह है, क्योंकि आप चोर, उचक्के, बेईमान, लालची, स्वार्थी
मतलब जो उपमाएं दे सकता हूं मैं वो आप पर लागू होती हैं। तो ऐसे देश को अपने साथ बिठाकर आप एक बात बताइए, आप 5-7 लोगों का एक बहुत अच्छा ग्रुप है आपका, 5-7 बड़े रसूखदार लोग हैं जो दोस्त हैं, आपस में बैठे हुए हैं। क्या आप उस टेबल पर उस बंदे को लेकर आना चाहेंगे जो एक नंबर का बेईमान हो, एक नंबर का जालसाज हो, एक नंबर का फ्रॉडिया हो, एक नंबर का मैं कहूं 2 नंबरी हो, कैरेक्टर ठीक नहीं हो, केओस मचाता हो, प्रॉब्लमेटिक हो? क्या आप ऐसे बंदे को अपने साथ अपने टेबल पर जगह देंगे? नहीं देंगे जगह। अब इसको बड़े पैमाने पर G7 पर लाकर जाइए। G7 देश दुनिया के 7 बड़े पावर हाउसेस, वहां पर अगर मोदी जी को बुलाया जाता है तो उनकी एक वेटेज है, वो उसके लायक हैं, वो कैपेबल हैं, वो एक विजन लेकर गए हैं वहां पर। पीएम मोदी जो है वो तीसरी बार जब पीएम बनते हैं उसके बाद वो G7 जैसी मीटिंग में जाते हैं। शहबाज शरीफ जब पीएम बनते हैं तो सऊदी अरेबिया भीख मांगने जाते हैं, उसके बाद वो अभी चाइना भीख मांगने गए हैं, यूएई भीख मांगने जाते हैं। टेररिज्म को आप लोग सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को पाला पोसा जा रहा है वहां पर, उसको सींचा जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, पोषण दिया जा रहा है उसको। पाकिस्तान के 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं जो यूएन में डेजिग्नेटेड हैं। भारत के कितने टेररिस्ट हैं भाई? तो भारत के पीएम की वेटेज बढ़ेगी ना। पाकिस्तान के पीएम की कोई औकात नहीं है। और आपको लगता है कि आप एटॉमिक पावर हैं तो औकात होनी चाहिए। औकात एटॉमिक पावर से नहीं आती है। भारत जब एटॉमिक पावर नहीं भी था तब भी औकात थी भारत की, उसको एक वेटेज दी जाती थी। लेकिन आप लोग सुधरने वाले नहीं। आप दूसरे देशों के खिलाफ साजिशें करेंगे। आप जो अमन के साथ देश चल रहे हैं वहां पर आप अशांति फैलाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अभी जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली उस दिन आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में क्या किया? अब कई पाकिस्तानी कहें क्या सबूत है इसका, क्या सबूत है? हम सबूत जहां देना है ना वहां दे रहे हैं। वो जो आतंकवादी आपके मारे गए भेजे हुए सब पाकिस्तानी नेशनल हैं, नाम पता उनका घर का सब पता है हमें, सब डोजियर सौंपा जाएगा। उनके आका कहां बैठे हैं, हैंडलर कहां बैठे हैं, सब पता है हमें, और दुनिया को भी पता है। इसलिए तो दुनिया आप पर विश्वास नहीं करती, भरोसा नहीं करती। और मैं फिर कह रहा हूं बहुत जल्द आप एफएटीएफ के लिस्ट में जाने वाले हैं, बहुत जल्द। मेरी बात याद रखिए। तो एक फेल्ड स्टेट G7 जैसे मंच का हिस्सा नहीं बन सकता, और तभी बन सकता है जब उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश नजर आए। दुनिया को लगे कि नहीं यार ये अब बदल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं करप्शन को हटाने के लिए, टेररिज्म को हटाने के लिए, पॉलिटिकली स्टेबल बना रहे हैं गवर्नमेंट को। जब ये चीजें दिखने लगेंगी तब शायद आपको बुलाया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारे पावर सेंटर से पावर सेंटर एक नहीं है। सब चौधरी बनना चाहते हैं। आर्मी अलग, पुलिस अलग, सीएम अलग, पीएम अलग, पार्टीज अलग, सब लार्जर देन द लाइफ समझते हैं अपने आप, वही खुदा हैं। तो देख लीजिए क्या हालत हुई। कमेंट करके दोस्तों आप बताएं आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को G7 में इनवाइट क्यों नहीं किया गया। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय।